Hello guys, welcome to Psychology Corner. Today we are going to study about thinking and intelligence. Cognition. Cognition के अंदर क्या चीज़ें आती हैं? थिंकिंग इंक्लूडिंग परसेप्शन, जो हमने पिछले स्लाइड्स में कवर किया है, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट एंड मेमोरी, और बाकी जो यहाँ पे टर्म्स लिखे हुए हैं उनको भी हम काफ़ी हद तक आज देख लेंगे. कॉन्सेप्ट, कैटेगरी और ग्रुपिंग ऑफ लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट्स, आइडियाज़ और लाइफ एक्सपीरियंसेस. कैटेगरी है किन चीज़ों की, या ग्रुपिंग है लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन की, ऑब्जेक्ट्स की, आइडियाज़ की और लाइफ एक्सपीरियंस की. हम कहते हैं कॉन्सेप्ट, हमारे कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं, हमें कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं. तो हम कैसे समझते हैं वो कॉन्सेप्ट्स? इन्हीं चीज़ों से, जो पहले से कैटेगराइजेशन होती है, ग्रुपिंग होती है, हमारी लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन, हमारे पास पहले से क्या हमने ज़ुबानी सुना हुआ है, किन ऑब्जेक्ट्स को हमने समझा हुआ है, क्या आइडियाज़ हैं हमारे पास और हमारे साथ ज़िंदगी में क्या होता आया है, उन्हीं चीज़ों की बुनियाद पे हम अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करते हैं. प्रोटोटाइप हम कहते हैं किसी भी चीज़ का बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट. स्कीमा, स्कीमा क्या होता है कि हम हमारा किसी भी चीज़ के हवाले से क्या ख्याल पहले से बना हुआ है, क्या तस्वुर हमारा बना हुआ है. अ मेंटल कंस्ट्रक्ट कंसिस्टिंग ऑफ अ क्लस्टर और कलेक्शन ऑफ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स. ओके गाइस, टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स. दो तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, नेचुरल कॉन्सेप्ट एंड आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट. नेचुरल एनवायरनमेंट में जो चीज़ें हम देखते हैं, जिन चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं, जिन चीज़ों के बारे में हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं, नेचुरल अगर जो भी चीज़ें, तो जैसे यहाँ पे स्नोबॉल की स्नो की नीचे ए में तस्वीर दी गई है, एक फिगर दी गई है आपको समझाने के लिए. जबकि आर्टिफिशियल जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बुनियाद किस चीज़ पे बुनियाद होती है उसकी, कि वो आर्टिफिशियली बिल्ड चीज़ों पे कॉन्सेप्ट्स उनके सारे बुनियाद होते हैं उनकी. कॉन्सेप्ट्स इज़ डिफाइंड बाय अ वेरी स्पेसिफिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक द शेप्स बिलो, जैसे बी डायग्राम में दिखाया गया है. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज़ तीन तरह की होती है, ट्रायल एंड एरर, एल्गोरिथम, ह्यूरिस्टिक. सबसे पहले हम ट्रायल एंड एरर को देखते हैं. तो हम कंटिन्यूसली डिफरेंट चीज़ें करते रहते हैं जब तक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा मोबाइल हैंग हो गया, लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आ गया, पीसी में कोई मसला आ गया, तो हम क्या करते हैं, हम बार बार उसे शट डाउन करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं. वी डू नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स अनटिल और अनलेस वी रीच अ सॉल्यूशन और एट अ. तो जब तक हम जो है ना इसको सॉर्ट आउट नहीं करते हैं, प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करते, तब तक हम डिफरेंट चीज़ें करते रहते हैं. तो इसे हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर. एल्गोरिदम, उसमें हम स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. हमें फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो हम सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं किस तरह से डाउनलोड होगा. हम एक स्पेसिफिक मैनुअल या प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे होते हैं. ह्यूरिस्टिक, कोई भी जनरल प्रॉब्लम हो या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो, हम उसे किस तरह सॉल्व करते हैं, हम उसे जो है डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं, चंक डाउन करते हैं, और हम हर पार्ट को अलग अलग से डील करते हैं. पिटफॉल्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या मसाइल आते हैं, वो हमारी अपनी सोच होती है. मेंटल सेट, कंटिन्यूली यूजिंग एन ओल्ड सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम विदाउट रिजल्ट्स. हम पिछले अपने फेल्यूर एक्सपेरिमेंट्स बार बार अप्लाई करते रहेंगे तो हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा. फंक्शनल फिक्सडनेस, इनएबिलिटी टू सी एन ऑब्जेक्ट एज यूजफुल फॉर एनी अदर यूज अदर देन द वन फॉर विच इट वाज इंटेंडेड. किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है ना कोई और फ़ायदा भी हो सकता है. हम सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में लेके बैठ जाए कि ये बस इसी चीज़ के लिए स्पेसिफिकली यूज़फुल है, तो इस तरह हमें नहीं सोचना चाहिए. हमें ये सोचना चाहिए कि ये बाकी किन चीज़ों में हमें यूज़फुल हो सकता है. डिसीशन बायसेस, हमारे डिसीशन बायसेस भी काफ़ी हद तक पिटफॉल हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में. वो 5 तरह के हम अभी पढ़ते हैं. डिसीशन बायस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, सबसे पहले एंकरिंग आती है कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को जो है सोचते हैं उसी हिसाब से हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए. कॉन्फर्मेशन, हम सोसाइटीज़ के बिलीव्स को कन्फर्म करने के लिए फोकस करते हैं और उस हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये भी कभी नहीं करना चाहिए हमें. हिंडसाइट, बिलीव दैट इवेंट जस्ट एक्सपीरियंस वॉज प्रेडिक्टेबल, हम सोचते हैं कि ये जो इवेंट हुआ वो पहले से प्रेडिक्टेबल था. इस तरह भी हमें कभी नहीं सोचना चाहिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. रिप्रेजेंटेटिव, हम पहले से ही जो है अपने बायस सेट कर लेते हैं, किसी को स्टीरियोटाइप करके. स्टीरियोटाइप हम डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह.
मतलब किसी भी चीज़ के बारे में हम पहले से ही सोच लेते हैं, या किसी भी इंसान के बारे में ये तो ऐसा ही है। ओके, तो हम प्रिजुडाइज होती है, प्रिजुडाइज भी हम जो है इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। अवेलेबिलिटी, डिसीजन इज बेस्ड अपॉन आइदर एन अवेलेबल प्रेसिडेंट और एन एग्जाम्पल दैट मे बी फॉल्टी। ये चीज़ भी कभी नहीं होनी चाहिए, हमें पहले से ही बदगुमानी नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में। तो ये काफ़ी हद तक डिसीजन बायसेस होते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो है रुकावट पैदा करते हैं। अब हम पढ़ते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज में ये कुछ की टर्म्स हैं, ये हम डिटेल से पढ़ेंगे, फ़िलहाल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। लैंग्वेज इन द सोशल प्रॉब्लम, सोशल ब्रेन हाइपोथेसिस। ये कहता है कि इंसान जो है बड़े ग्रुप्स में रह सकते हैं और उनका सोशल नेटवर्क होता है जिसके थ्रू वो अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। और लिंग्विस्टिक इंटर ग्रुप बायस ये होता है कि हम अपने ग्रुप को तो अच्छा समझें, जो जिसे हम कहते हैं इन ग्रुप, लेकिन दूसरों के ग्रुप्स के बारे में हमारा अच्छा ख्याल ना हो, जिसे हम आउट ग्रुप कहते हैं। स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसकी 7 स्टेजेस हैं और ये विद रिस्पेक्ट टू एज जो है डिवाइड की गई है। शुरू में जो है 0 से 3 मंथ तक बच्चे में रिफ्लेक्सिव कम्युनिकेशन होती है। बच्चे जो छोटा बच्चा होता है उसमें जो है डिफरेंट तरह की रिफ्लेक्सेस होती हैं, उस तरह से बच्चा कम्युनिकेट कर रहा होता है। 3 से 8 मंथ के जो बच्चे होते हैं उनमें रिफ्लेक्सिव कम्युनिकेशन के साथ इंटरेस्ट इन अदर्स भी होता है। आपने देखा होगा कि इतनी उम्र के जो बच्चे होते हैं वो कभी कभार कुछ लोगों को देख के हंसते हैं, कभी कभार रोते हैं, कभी कभार चाहते हैं कि हमें ये उठाए घुमाए, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं इंटरेस्ट इन अदर्स में आती हैं। और 8 से 13 माह तक जो बच्चे होते हैं उनमें इंटेंशनल कम्युनिकेशन होती है, थोड़ी बहुत सोशेबिलिटी भी डेवलप होती है। और 1 साल से 1.5 साल का जो बच्चा होता है वो पहला वर्ड बोल सकता है, जैसे बा, डा, मा, इस तरह से। और 1 साल से 2 साल का जो बच्चा होता है 18 to 24 मंथ्स, वो सिंपल सेंटेंसेस बोल सकता है 2 लफ्ज़ तक। और जो कि 2 से 3 साल का बच्चा होता है वो सेंटेंसेस ऑफ 3 और मोर वर्ड्स तक कह सकता है। और जो 3 से 5 साल का जो बच्चा होता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कह सकता है, कॉन्वर्सेशन कर सकता है। लैंग्वेज एंड थिंकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन। लैंग्वेज डज नॉट कम्प्लीटली डिटरमाइन आवर थाट्स। कभी भी हम अपनी लैंग्वेज के थ्रू अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आवर थॉट्स आर फॉर टू फ्लेक्सिबल फॉर दैट। हमारे जो थॉट्स हैं काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबल हैं। हम कभी ये नहीं बता सकते कि हम किस तरह सोच रहे हैं, एग्जैक्टली नहीं बता सकते। बट हैबिचुअल यूजेस ऑफ लैंग्वेज, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली लैंग्वेज को एक तरह से यूज़ करते हैं, बोलते हैं, वो काफ़ी हद तक असरअंदाज कर सकती है कि हम किस तरह सोचते हैं और किस तरह हम लोग काम करते हैं। तो इसलिए अच्छा बोलें और अच्छा सुने। लैंग्वेज कैन इन्फ्लुएंस परसेप्चुअल फेनोमेना। लैंग्वेज जो है हमारा परसेप्चुअल फेनोमेना को अफेक्ट करता है। ये कहाँ पे अफेक्ट होता है ज़्यादातर? लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन पे। ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, एनालिटिक इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। एनालिटिक इंटेलिजेंस के अंदर आती हैं एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉम्पिटिशन, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, इमेजिनेटिव एंड इनोवेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। जबकि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के अंदर आता है स्ट्रीट स्मार्ट्स एंड कॉमन सेंस। ये तीनों इंटेलिजेंस जो है आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही होती हैं। एक्सक्यूज मी। मल्टीपल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के कुछ टाइप्स हैं। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, इन लोगों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, परसीव्स डिफरेंट फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, साउंड्स एंड वर्ड्स, इनमें इजीली लर्न लैंग्वेजेस। आपने से बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनको लैंग्वेजेस सीखने का बहुत शौक है और वो डिफरेंट लैंग्वेजेस जानते भी हैं। तो ये जो है जर्नलिस्ट होते हैं, नॉवलिस्ट होते हैं, ज़्यादातर पोएट होते हैं, टीचर्स होते हैं, फिलोसोफर्स होते हैं। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, कैपेबल ऑफ सीइंग न्यूमेरिकल पैटर्न्स, स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू यूज़ रीज़न एंड लॉजिक। ये लोग ज़्यादातर लॉजिकल होते हैं, रैशनल होते हैं और इनकी तमाम जो भी जजमेंट्स होती हैं रीज़न की बेस पे होती हैं। ये ज़्यादातर जो है साइंटिस्ट होते हैं, मैथमेटिशियंस भी होते हैं, फ़िलोसोफर्स भी इसके अंदर फॉल करते हैं। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंड्स एंड अप्रिशिएट्स रिदम, पिच एंड टून एंड मे प्ले मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट और सिंग। ये ज़्यादातर कंपोजर्स या परफॉर्मर्स होते हैं और सिंगर्स भी हो सकते हैं। बिल्कुल। बॉडीली काइनेस्थेटिक, हाई एबिलिटी टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड यूज़ द बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फिजिकल टास्क। इनका अपनी बॉडी पे पूरा कंट्रोल ज़ाब्ता होता है और उनको डिफरेंट तरह से वो
यूज़ भी कर सकता है। जैसे डांसर्स होते हैं, एथलीट, एथलेटिक कोच, योगा इंस्ट्रक्टर वगैरह होते हैं। स्पैटियल, इसमें एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की जो है ना रिलेशनशिप परसीव कर लेता है और जो किस तरह से एक दूसरे की मुनासबत से यूज़ करते हैं ये भी देख लेता है। ये ज़्यादातर कोरियोग्राफर होते हैं, स्कल्प्टर्स, आर्किटेक्ट, एविएटर, सेलर, डिज़ाइनर वगैरह इस तरह के लोग होते हैं। ये लोग, इन लोगों में ये इंटेलिजेंस पाई जाती है। इंटरपर्सनल एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड बी सेंसिटिव टू इमोशनल स्टेट्स ऑफ अदर्स, ये जो है इंटेलिजेंस है साइकोलॉजिस्ट में डेवलप होनी चाहिए। ये ज़्यादातर काउंसलर्स, सोशल वर्कर्स, सेल्स पर्सनस में होती है। जबकि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस अंडरस्टैंड्स पर्सनल फीलिंग्स एंड मोटिवेशंस एंड यूज देम टू रीच पर्सनल गोल्स। ये हर इंडिविजुअल में ये इंटेलिजेंस होनी चाहिए, वो खुद की फीलिंग समझे, खुद की मोटिवेशन समझे, ताकि वो अपने पर्सनल गोल्स तक पहुंच सके। की कंपोनेंट ऑफ अ पर्सनल सक्सेस ओवर टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। नेचुरलिस्ट, high capacity to appreciate the natural world and interact with the species within it। ये ज़्यादातर जो है नेचुरलिस्ट लोग होते हैं, बायोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट, जिनको नेचर से बहुत प्यार होता है। क्रिएटिविटी, एबिलिटी टू जनरेट, क्रिएट और डिस्कवर न्यू आइडियाज, सॉल्यूशंस एंड पॉसिबिलिटीज़। ये लोग ज़्यादातर इनोवेटिव होते हैं, मतलब कि अपनी चीज़ें लेके आते हैं, खुद से चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं। और इन लोगों में दो तरह की जो है सोच होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है या कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग में किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम मल्टीपल अप्रोचेस के साथ आते हैं, ठीक है। जबकि कन्वर्जेंट थिंकिंग इसका अपोजिट है, हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्पेसिफिक आंसर के साथ आते हैं, एक स्पेसिफिक अप्रोच के साथ आते हैं। मेजरिंग इंटेलिजेंस, ये कुछ इस IQ को मेजर करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। और जब हमारी IQ का टेस्ट हो जाता है तो हम इस बेल कर्व के अंदर जो है बताते हैं कि कितना IQ आया है किसी भी जिसका हमने टेस्ट किया हुआ है। जेनेटिक्स का क्या इम्पैक्ट हो सकता है इंटेलिजेंस पे, तो यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की गई है। जहाँ पे IQ रिलेशन को हमने एक्स एक्सिस पे रखा है, रिलेशनशिप को हमने वाई एक्सिस पे रखा है। तो सबसे पहले हम आते हैं 100% जीन्स शेयर्ड, सबसे नीचे से हम शुरू करते हैं। जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो साथ में रेज किए गए हों या रेज्ड अपार्ट या मुख्तलिफ जगहों पे रेज किए गए हों, तो उनमें 100% जीन्स शेयर्ड होते हैं। जितना इंटेलिजेंट एक बच्चा होगा तो दूसरा बच्चा भी इतना ही तकरीबन इंटेलिजेंट होगा, चाहे उसका इन्वायरमेंट सेम हो या किसी और इन्वायरमेंट में वो रेस्ट किए गए हों, एक दूसरे से अलग करके भी अगर रेस्ट किए गए हैं तो भी। जबकि पेरेंट चिल्ड्रन पेयर्स या फ्रेटर्नल ट्विंस रेस्ट टुगेदर, जिसमें तकरीबन 50% जीन्स जो है शेयर्ड होते हैं, इनमें इस हद तक इंटेलिजेंस होती है। जबकि 25% जीन्स शेयर्ड होते हैं हाफ सिबलिंग्स के अंदर, और नो जीन्स शेयर्ड होती हैं एडॉप्टिव सिबलिंग के अंदर नहीं होते। सिमिलरली एज्ड इन अनरिलेटेड चिल्ड्रन रेस्ट टुगेदर, वो भी नहीं हो सकते। और एडॉप्टिव पेरेंट चाइल्ड पेयर्स, उसमें भी जीन्स शेयर्ड नहीं होते। इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन इंटेलिजेंस, अभी हमने जेनेटिक्स पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का किस तरह से इम्पैक्ट हो सकता है इंटेलिजेंस पे। रेंज ऑफ रिएक्शन इज़ अ थ्योरी दैट ईच पर्सन रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट इन अ यूनिक वे बेस्ड ऑन देयर जेनेटिक मेकअप। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो थ्योरी बता रही है कि हर पर्सन में कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने यूनिक वे में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, किसी भी जो है ना इन्वायरमेंट के इशू को देखे। तो ये इसका इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि वो यूनिक वे में किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्ड करता है। वो किस पे डिपेंड करता है, उसके जेनेटिक मेकअप की, उसकी जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक पोटेंशियल इज़ अ फिक्स्ड क्वांटिटी, बट वेदर पीपल reach their full intellectual potential is dependent upon environmental stimulation, especially in childhood। जेनेटिक पोटेंशियल जो है एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, लेकिन इस पे ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारे इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन क्या है, हमारा बचपना कैसा गुजरा है, ये इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये तभी जाके अपने फुल पोटेंशियल पे पहुंचती है। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ दो तरह की होती है। और लर्निंग डिसेबिलिटी है क्या, ये कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हैं जो
काफ़ी हद तक अफेक्ट करते हैं हमारे स्पेसिफिक एरियाज़ ऑफ कॉग्निशन को। डायस्ग्राफिया, लर्निंग डिसेबिलिटी दैट कॉजेज एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी इन राइटिंग लेजिबली, जो लोग ठीक से नहीं लिख पाते, बहुत मुश्किलों से लिख पाते हैं। डायस्लेक्सिया, कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटी इन विच लेटर्स आर नॉट प्रोसेस्ड प्रॉपरली बाय द ब्रेन, जिसमें हम कॉग्निटिवली सोच ही नहीं सकते कि हम लेटर्स को किस तरह से प्रोसेस करें, लिखें। ये आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके गाइस, ये आप लोगों के ये अभी जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं उनको आप देख लीजिएगा। हमने ये तमाम चीज़ें पढ़ ली हैं। ओके गाइस, तो अभी हमारा इख्तिताम होता है आज का, और इंशाल्लाह आई विल कम अप विद अनदर टॉपिक। तब आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।